नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। शुरुआत आधी रात से पहले के सच पर देख लीजिए, सुन लीजिए। हम तो जानते हैं कि व्यापारियों के पक्ष में जाने वाला है, छोटे व्यापारियों के पक्ष में जाने वाला है, और इसमें किसी को जो कई जगह टैक्स देना पड़ता था, हमको लगता है कि अब एक कई जगह टैक्स देना पड़ेगा। तो 30 तारीख को जब घोषणा हो जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तो अब आप साथ बैठेंगे। जीएसटी क्या लागू होने वाला है, 1 तारीख से लागू होने वाला है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म बता दीजिए, क्या है जीएसटी का फुल फॉर्म? जीएसटी का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। नहीं पता, चलिए ठीक नहीं है, पता है उसका मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, संवाद लंबा चलता चला गया और मंत्री जी बता नहीं पाए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। स्थिति विकट है क्या, लेकिन आधी रात के सच का जिक्र करते हैं, क्योंकि इससे पहले का सच तो आपने देख लिया। लेकिन यह एक ऐसा सच है जिसे 15 अगस्त 1947 के अक्स तले समझना होगा। शुरुआत उसी से। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. लेकिन संयोग देखिए, आजादी की मशाल जिस शख्स ने उठाई और गुलामी के अंधेरे को जिस शख्स ने दूर किया, वो शख्स 15 अगस्त 1947 को संसद में नहीं, बल्कि दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर कलकत्ता के बेलिया घाट के इस घर में अंधेरे में बैठे रहे। ये शख्स और कोई नहीं, महात्मा गांधी थे, जो दिल्ली में आजादी के जश्न से दूर बेलिया घाट में अपने घर से राजगोपालाचारी को यह कहकर लौटा चुके थे कि घर में रोशनी ना करना, क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ सत्ता हस्तांतरण नहीं होता। लेकिन आजादी कैसे सिर्फ एक तारीख तले कैद हो गई, वह भी संसद के गलियारों में। यह 1972 में आजादी की सिल्वर जुबली और 1997 में आजादी के गोल्डन जुबली के वक्त आधी रात में ही नजर आया, जब इसी संसद में जश्न मनाया गया आजादी का। और आज कांग्रेस ने संसद को आधी रात को जगमग करने का खुला विरोध करते हुए बायकॉट कर दिया, जिसे मौजूदा सत्ता ने जीएसटी तले देश को आर्थिक आजादी से जोड़ते हुए आधी रात को संसद को जगमग करने की सोची है। तो यहां सवाल सत्ता विपक्ष के टकराव भर का नहीं है, सवाल तो संसद की उस मर्यादा का है जहां 70 बरस पहले नेहरू ने राष्ट्र सेवा का प्रण लिया था, और 70 बरस बाद आजादी से आर्थिक आजादी के नारे तले भारत को संसद की जगमग तले चकाचौंध मानने के सपने संजोए जा रहे हैं। क्योंकि इन 70 बरस में किसान मजदूरों की मौत ने खेती को शमशान में बदल दिया है। औद्योगिक मजदूरों की लड़ाई न्यूनतम को लेकर आज भी है। गरीबी की रेखा से नीचे 1947 के भारत से दुगनी जनसंख्या पहुंच चुकी है। पीने के साफ पानी से लेकर भूख की लड़ाई अब भी लड़ी जा रही है। तो कल यानी 30 जून की आधी रात को प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, उसका तो इंतजार करना होगा। लेकिन याद कीजिए, 15 अगस्त 1947 की आधी रात पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, भारत की सेवा का मतलब लाखों पीड़ित लोगों की सेवा करना है। इसका मतलब गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे महानतम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से एक एक आंसू पोंछने की है। हो सकता है ये कार्य हमारे लिए संभव ना हो, लेकिन जब तक पीड़ितों के आंसू खत्म हो नहीं जाते, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और यकीनन काम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जश्न का दौर अपने अपने मिजाज के साथ हर सत्ता मनाती रही है। महात्मा गांधी ने तो गौ रक्षा को लेकर भी कुछ कहा था। मौजूदा वक्त उस वक्त को सुन तो रहा है, लेकिन उसे लागू कराने में सक्षम हो क्यों नहीं पा रहा है। हिंदू धर्म के नाम पर ऐसे बहुत से काम किए जाते हैं जो मुझे मंजूर नहीं है, और गौरक्षा का तरीका है उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना। गाय की रक्षा के लिए मनुष्य की हत्या करना हिंदू धर्म और अहिंसा धर्म से विमुख होना है। हिंदुओं के लिए तपस्या द्वारा, आत्मशुद्धि द्वारा और आत्माहुति द्वारा गौरक्षा का विधान है, लेकिन आजकल की गौरक्षा का स्वरूप बिगड़ गया है। तो करीब 96 बरस पहले महात्मा गांधी ने गौरक्षा को लेकर जो बात कही थी, आज 96 बरस बाद प्रधानमंत्री को
उन्हीं बातों के साए में गौरक्षा पर अपनी बात कहनी पड़ी। अहिंसा ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपात हो रहे हैं, डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई है। तो क्या आजादी से 26 बरस पहले और आजादी के 70 बरस बाद भी सत्ता को गोरक्षा के नाम पर मानव हत्या के हालात से रूबरू होना ही पड़ता है? तो भारत बदला कितना? संविधान जबकि अपना कानून की रक्षा के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं, बावजूद इसके सिस्टम फेल कहां हो गया जो देश भर के लोग ही कल सड़क पर उतर आए? सोशल मीडिया से शुरू हुए नॉट इन माई नेम कैंपेन के तहत लोगों ने बोलना शुरू इसलिए कर दिया क्योंकि सत्ता खामोश रही और सिस्टम कहीं फेल दिखाई देने लगा। फेल इसलिए क्योंकि गौरक्षा के नाम पर पहलू खान से लेकर जुनैद तक यानी शहर दर शहर भीड़ ने गौरक्षा के नाम पर जिस तरह न्याय की हत्या सड़क पर खुलेआम की और न्याय की रक्षा के लिए तैनात संस्थान ही फेल नजर आए, उसमें प्रधानमंत्री का भावुक होना कैसे न्याय दिलाएगा, यह सवाल भी उठा। प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी गाय रक्षकों पर कुछ असर नहीं हुआ, ना उनके दिल में वजीर आजम के अल्फाज का कोई डर पैदा हुआ। इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि पीलू खान को जिस जगह पर मारा गया उस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है और अब तक 3 एक्यूज को नहीं पकड़ा गया। तो राजनीति के अक्स तले गौरक्षा का सवाल भी अगर उठेगा तो फिर गौरक्षा के नाम पर मानवता की हत्या का सवाल उठाने वाले महात्मा गांधी की उस आवाज को भी सुन ले जो उन्होंने 19 जनवरी 1921 को गुजरात के खेड़ा जिले में स्वामी नारायण संप्रदाय के तीर्थ स्थान पर एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए कही थी। आप अंग्रेज अथवा मुसलमान की हत्या करके गाय की सेवा नहीं कर सकते, बल्कि अपनी ही प्यारी जान देकर उसे बचा पाएंगे। मैं ईश्वर नहीं कि गाय बचाने के लिए मुझे दूसरों का खून करने का अधिकार हो। कितने हिंदुओं ने बिना शर्त मुसलमानों के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है। वणिक वृत्ति से गाय की रक्षा नहीं हो सकती। तो महात्मा गांधी ही नहीं, प्रधानमंत्री ने तो विनोबा भावे को भी याद किया। गाय माता के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि विनोबा जी उस समय की सरकारों के खिलाफ जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे, अनेक बार अनशन किए, गौरक्षा के लिए किए, गौभक्ति के लिए किए। तो फिर विनोबा भावे के विचारों को भी जान लीजिए, जिन्होंने गौरक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। देश में गौरक्षा के लिए एक कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन खड़ा किया। वही विनोबा भावे ये कहने से नहीं चूके, हमें बचपन में सिखाया जाता है एक अस्पृश्य को छूने से जो अपवित्रता आ जाती है वो गाय को छू लेने भर से दूर हो जाती है। जो जड़ बुद्धि एक मनुष्य को अपवित्र मानने की बात कहती है, वही एक पशु को मनुष्य से भी पवित्र मानने की बात कहती है। इस युग में यह मानने योग्य नहीं कि गाय में सभी देवताओं का निवास है और दूसरे प्राणियों में अभाव है। इस प्रकार की अतिशयतापूर्ण पूजा को मूर्ता ही कहना होगा। तो क्या इन आवाजों को आज सुनने वाला कोई है? तो सियासत कब कहां इस आधी रात के सच में फिट कर ले, यह भी नजर आ रहा है। विनोबा भावे, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो विनोबा भावे के साथ लिया था और विनोबा भावे ने कागज पर लिखा था अनुशासन पर्व। जी, इमरजेंसी को अनुशासन पर्व बनाया था। और आज गौरक्षक का सवाल आया, गाय का सवाल आया, देश में लिंचिंग का सवाल आया तो विनोबा भावे। लेकिन मुश्किल इतनी बार नहीं, मुश्किल तो यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री चिता रहे हैं, दूसरी तरफ भीड़ हत्या पे उतारू है। यह नजारा दरअसल झारखंड के रामगढ़ में नजर आया। एक तरफ मारते मारते मार दिया गया, वही मसला, वही पुरानी स्थितियां, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चिता रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुश्किल एक कदम आगे बढ़ाइए, नजरिया क्या हो चला है, हम आपको एक राजस्थान की रिपोर्ट बतलाते हैं। देख लीजिए रिपोर्ट। गाय बछड़े के लिए हर दिन के 105 रुपए और बीपीएल परिवार के लिए एक दिन में 60 से 70 रुपए। जी, यह अनूठा सच राजस्थान का है, जहां गाय मंत्रालय ने तय किया है कि गाय के खाने के लिए हर दिन 70 रुपए और बछड़े के लिए 35 रुपए दिए जाएंगे।
वहीं राजस्थान में गरीबी की नीचे रहने वाले लाखों परिवारों का सच यही कि उनके परिवार की कमाई प्रतिदिन 60 से 70 रुपए से ज्यादा हो ही नहीं पाती। तो सच परखने से पहले जरा इस सच को भी जान ले कि राजस्थान में 1.25 करोड़ गाय बछड़े हैं और राजस्थान में 1.5 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे यानी बीपीएल लोग हैं। वैसे 40-50 रुपये कमा लेता लोग, किसी के घर ले गए, किसी कर्ज ले गए, इस चलाना पड़ता है। मैं गरीब आदमी बहुत टूटी झोंपड़ी में रहता हूँ और यह सरकारी तरफ से मुझे कोई फायदा नहीं मिला है। किसी दिन नहीं मिलता है काम, किसी दिन मिल जाता है। किसी गांव के साहूकार से पैसा लेकर के गांव घर का गुजारा करता हूँ। और इस शख्स में जहां हालात को समझें कि बीपीएल परिवारों के लिए 2 जून की रोटी कैसे मुहाल है, एक दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी इतना कमाना मुश्किल कि कायदे से परिवार का पेट भरा जा सके। मसलन बीपीएल परिवार के राशिद रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और किराए के कच्चे मकान में रहते हैं। दिन भर में 60 से 70 रुपए कमाते हैं और इसी कमाई पर पत्नी और 2 बच्चों को पालते भी हैं। गाय को 70 रुपया सरकार दे रही है, उतना आप कमा लेते हैं? नहीं कमा पाते हैं। तो फिर सरकार की योजना का कोई लाभ मिला है? अभी तो मिला नहीं हमको, बीपीएल से कुछ नहीं मिला। हमारे पास मकान भी नहीं है रहने के लिए, हम लोग किराए पे रह रहे हैं। कमा लेते हैं। घर का खर्चा कितने में चलता है? 200-250 रुपये में चलता है खर्चा। तो फिर कैसे गुजारा होता होगा परिवार का? अरे क्या बता साहब, कम किसी में डाल लेता है, कम किसी में डाल लेना पड़ता है। गाय को 70 रुपये दे, आदमी को 28 रुपये दे, उसमें क्या होता है? तो हर का दर्द 2 जून के रोटी के संघर्ष से आगे जाता नहीं। तो ऐसे में इनसे मिल लीजिए, ये राजस्थान की गाय है। वसुंधरा सरकार का गाय मंत्रालय अब इनके खाने के लिए हर रोज 70 रुपए और बछड़े के लिए 35 रुपए देगा। गाय को वीआईपी ट्रीटमेंट का आलम यह है कि जनवरी में गोपालन विभाग ने हर गाय के लिए 32 रुपए और बछड़े के लिए 16 रुपए 3 महीने के लिए दिए थे। उसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 13 जिलों और जयपुर जैसे बड़े शहरों के नगर निगमों के अकाल राहत कोष से सभी गौशालाओं को प्रति गाय 70 रुपए और बछड़े को 35 रुपए देने का फैसला किया। सरकार ने भी लक्ष्य रखा, सभी लावारिस गायों को गौशाला ले जाया जाएगा। गौशालाओं में गड़बड़ी ना हो इसके लिए सीसीटीवी लगेंगे। चारा खिलाने की सीडी भी सरकार को सौंपनी होगी। और इन सब में दिलचस्प उसके बाद यह भी कि राजस्थान सरकार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी तरह के कल्याण पर हर दिन 26 रुपए 65 पैसे ही खर्च करती है। और राजस्थान के शहरों में 28 रुपए और गांवों में 25 रुपए 16 पैसे तक कमाने वाला गरीबी की रेखा से नीचे होता है। जाहिर है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को समझ नहीं आ रहा सरकार की प्राथमिकता है क्या। 18 साल हो गया हमारे पति गए ने, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। केबिन चलाते हैं, मजदूरी कर गुजारा करते हैं। तो राजस्थान में स्टैम्प पेपर की खरीद से लेकर रजिस्ट्री समेत 33 तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर काउ टैक्स 1 अप्रैल 2017 से लग रहा है। साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों से भी 30 रुपए की कटौती हर महीने गौ सेवा के नाम पर ली जा रही है, जिससे गायों के लिए चारा खरीदा जाएगा। और राजस्थान सरकार का मानना है कि एक बार 500 करोड़ रुपए का फंड बन जाए तो गायों के लिए सुरक्षा के और इंतजाम किए जा सकेंगे। जब से सरकार ने घोषणा की है प्रति गाय 70 रुपए देने की, गौशालाओं में अचानक से गायों की संख्या बढ़ गई है। हमने देखा है कि हिंगोनिया में पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि भ्रष्टाचार की वजह से हजारों गायें मरी थी। कहीं ऐसा ना हो कि इतना पैसा मिलने के बाद सभी गौशालाओं में भ्रष्टाचार का नए तरीके शुरू हो जाएं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। बहुतेरे सवाल है, लेकिन इन सवालों का जवाब क्या वाकई आधी रात को जब संसद सजेगी उसमें ऐलान होगा? यकीनन नहीं। जिक्र सिर्फ जीएसटी का हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ाइए, और महात्मा गांधी ने तो फिक्र किसानों को लेकर भी की थी और जिक्र भी किया था और आंदोलन भी छेड़ा था। लेकिन मौजूदा वक्त जस का तस। मैं आपसे यकीनन कहता हूं कि खेतों में हमारे किसान आज भी निर्भय होकर सोते हैं, जबकि अंग्रेज और आप वहां सोने के लिए आनाकानी करेंगे। किसान तलवार चलाना नहीं जानते, लेकिन किसी की तलवार से वे डरते नहीं हैं। किसानों का, फिर वे भूमिहीन मजदूर हो या मेहनत करने वाले जमीन मालिक हो, उनका स्थान पहला है। उनके परिश्रम से ही पृथ्वी फल प्रसू और समृद्ध हुई है। और इसीलिए सच कहा जाए तो जमीन उनकी ही होनी चाहिए, जमीन से दूर रहने वाले जमींदारों की नहीं।
तो महात्मा गांधी ने किसानों से ऊपर किसी को माना ही नहीं, लेकिन गांधी का नाम लेकर राजनीति करने वालों ने इस देश में किसानों का हाल कभी सुधारा नहीं, ये सच है। जी, ये मंदसौर की तस्वीर है। किसान आंदोलन के दौरान गोली चलने से 5 किसानों की मौत पर तो हर विपक्षी दल ने आंसू बहाए, सत्ता ने भी बहाए और विरोध जताया, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में 6 जून के बाद से अब तक 42 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन चिंता में डूबी आवाजें गायब हैं। हद तो यह है कि 9 किसानों ने उसी सीहोर में खुदकुशी की है, जो शिवराज सिंह चौहान यानी राज्य के मुखिया का गृहनगर है। और मध्य प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं आ जा रहा जब किसान खुदकुशी न कर रहा हो। आज ही होशंगाबाद के पिपरिया में 38 बरस के किसान गुलाब सिंह ने खेत में पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वजह वही कर्ज। एक दाना नहीं निकला और जो मतलब काफ़ी कर्ज हो गया था पिछले 3 साल में, लागतें लगा के मार्केट का काफ़ी कर्ज हो गया, लेकिन कभी किसी कोई चीज़ बताई नहीं। अभी भी कुछ नहीं बताया कि किसका है क्या है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं। अंदर ही अंदर घुटते रहे और आज उनने अचानक सुबह ऐसा कर लिया। और अब इस लिस्ट को भी देख लीजिए। कुलेश्वर, भूषण, रामझूल, मंदिर सिंह ध्रुव, हीराधर, ज्ञानीराम, सीताराम कौशिक, कुंवर सिंह निषाद, डेरहा चंद्रहा साहू। जी, ये लिस्ट छत्तीसगढ़ के उन किसानों की है जिन्होंने बीते 15 दिनों में खुदकुशी कर ली। लेकिन किसानों के अच्छे दिन के बजाय सूबे में बुरे दिन क्यों आ गए, या कहें छत्तीसगढ़ का किसान अचानक क्यों खुदकुशी कर रहा है? बात तो इसी बात पर होनी चाहिए, लेकिन झटके में वहां के सीएम रमन सिंह ने एक बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने निर्देश दे दिया कि अब सरकारी विभागों का सारा कामकाज हिंदी और अंग्रेजी के बजाय छत्तीसगढ़ी भाषा में होगा। राज्य गठन के 17 साल बाद ही सही, बतौर राज्य भाषा छत्तीसगढ़ी के क्रियान्वयन से एक बड़ा वर्ग खुश है, लेकिन सरकार की ये कवायद वर्ष 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव में रंग लाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है।